नमस्कार, मैं मीरा शर्मा और आज फिर से हम सुनेंगे एक नई कहानी जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही दादी ललिता ने स्टील की चम्मच को रसोई के काउंटर पर जोर से पटका और चीखकर बोली, मेरे घर में 3 कमरों के इस फ्लैट में कोई भी अपने गांव देहात की आदतें लेकर नहीं आएगा। खसकर यह दक्षिण भारत वाली बहू। तो जयपुर के उस 3 कमरों वाले घर में अचानक खामोशी छा गई। आशा रसोई के दरवाजे पर पत्थर की मूरत सी खड़ी रह गई। उसके हाथों पर अभी भी करी पत्ता और नारियल के दूध की खुशबू बसी थी। यह उस पकवान का सबूत था जिसे उसने ससुराल में पहले दिन अपनी सास का दिल जीतने के लिए सुबह 5 बजे उठकर बनाया था। उसके पति विक्रम बस अपनी लंबी सांस अंदर ही निगल पाए और दबी आवाज में बोले, तुम डरो मत, मां बस थोड़ी हैरान है। मगर आशा अपने दिल की गहराइयों में अच्छी तरह जानती थी। यह हैरानी नहीं थी, बल्कि जिस पल उसने इस घर में कदम रखा था उसी पल से उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखा जा रहा था, एक ऐसी इंसान की तरह जो यहां से नहीं है। और उसे क्या पता था कि बहू के रूप में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो अभी बस शुरू ही हुआ था। शादी के बाद पहली सुबह आशा को पूरा यकीन था कि अगर वह सचमुच बहुत कोशिश करेगी तो एक दिन दादी ललिता उसका नेक इरादा जरूर देखेंगी। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस मध्यम वर्गीय घर में बहू की हर छोटी सी गलती एक बड़ा तूफान बन सकती है। सुबह 5 बजे ही रसोई में बत्तियां जल चुकी थीं। आशा ने चुपचाप हाथ धोए, बाल बांधे और अपनी मां के केरल से भेजे गए डिब्बे का ढक्कन खोला। करी पत्ते, चावल का आटा और थोड़ा सा खुशबूदार नारियल का तेल, बस थोड़ा सा, शायद किसी को ऐतराज नहीं होगा। उसने खुद को तसल्ली दी। वह दिन की शुरुआत नरम इडली और हल्के सांभर से करना चाहती थी, एक ऐसा व्यंजन जिसके बारे में उसे लगा कि बुजुर्गों के लिए हल्का और सुपाच्य होगा। क्या उसकी नई सास मुस्कुराएंगी? जुनी जेनहोरी के माजिद आभारत दोनों को और साथी के सामने कहानी करेंगे? शायद बस एक छोटी सी मुस्कान भी आशा को पूरे दिन के लिए खुशी देने के लिए काफी थी। मगर ठीक 7 बजे दादी ललिता के जूतों की आवाज गूंजी। वह रसोई के दरवाजे पर आकर रुक गईं, बाहें मोड़ लीं और उनकी निगाहें सीधा उस चावल के घोल पर टिक गईं जिसे आशा घोल रही थी। ये क्या बना रही हो तुम? उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि आशा कांप उठी। जी, मैं नाश्ता बना रही थी, इडली, जो हल्की और पचाने में आसान होती है। हल्का और पचाने में आसान? दादी ललिता बेजान तरीके से हंस पड़ी। इस घर में कोई वो सब नहीं खाता। इस घर में चपाती खाई जाती है, सब्जी खाई जाती है, उत्तर भारत का खाना खाया जाता है, समझी? आशा ने तेजी से सिर झुका लिया। माफ करना मां, मैं इसे अभी हटा देती हूं। मगर उसे सबसे ज्यादा तकलीफ डांट से नहीं हुई, बल्कि जब विक्रम रसोई के पास से गुजरा तो उसकी निगाहों ने आशा को दर्द दिया। वह चिंतित था, लाचार था और थोड़ा नजरें चुरा रहा था, जैसे वह उसे बचाना चाहता हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आशा ने धीरे धीरे अपना सारा सामान डिब्बे में बंद कर लिया। उसकी हर हरकत ऐसी थी जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसका मन पत्थर जैसा भारी हो गया। उसने खुद से पूछा, हरकत 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 खुद की कुछ करते हुए, अगर मेरा पहला भोजन भी नामंजूर है तो क्या इस घर में मेरे लिए कोई जगह है? आशा अभी सुबह की उस असमंजस भरी घटना से संभल भी नहीं पाई थी कि उसी दिन दोपहर के खाने पर उसे एक और दर्दनाक सच्चाई का एहसास हुआ। इस घर में उसकी अपनी पसंद को भी मौजूद रहने की इजाजत नहीं थी। दोपहर के भोजन की मेज लग चुकी थी। चपातियां करीने से एक के ऊपर एक रखी थीं। सब्जी में केवल लौकी घिया और भिंडी लेडी फिंगर थी। ये दोनों चीजें आशा बचपन से गले के नीचे नहीं उतार पाती थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, अपने जज्बातों को छिपाने की कोशिश की, मगर दादी ललिता ने फिर भी पकड़ लिया कि उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गई थीं। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है? संदर पूरी थरक से वो कामे सामे एक अपने मुस्कुराने की कोशिश की, अपने जज्बातों को कर। उनकी आवाज एक सी थी, जैसे वह बहू के हर छोटे से छोटे भाव को जांच रही हो। आशा हड़बड़ा गई।
नहीं, नहीं माँ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूं। ओह, थकी हुई? या फिर स्वाद अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे घर में तो बस नारियल का तेल और करी पत्ता ही खाया जाता है ना? आशा चौंक उठी। ये शब्द उसे एक छोटी सी छुरी की तरह क्यों लगे, जो नुकीली तो है, पर इतनी बड़ी नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति उसे पहचान सके। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, माँ, बहू को खाने दीजिए, मगर बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पत्नी का पक्ष नहीं लिया, कोई सफाई नहीं दी, कोई बचाव नहीं किया। आशा समझ गई, उसे मां के नाराज होने का डर था, और इस दर्द को वह सिर्फ अपने अंदर ही निगल सकती थी। उसने चपाती का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सब्जी में लगाया। एक अजनबी स्वाद मुंह में आया। उसने निगलने की कोशिश की, उसका गला रुंध गया। दादी ललिता ने सिर टेढ़ा किया। अच्छा लगा, है ना? इस घर में हमेशा से बस यही खाया जाता है। वह एक शब्द बस, जैसे एक ऐलान था, तुम्हारी पसंद के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आशा ने जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उस मुस्कान में दिल को चुभने वाला अकेलापन था। दोपहर का भोजन खामोशी में खत्म हुआ। आशा बर्तन धोने चली गई। गर्म पानी उसके हाथों से गुजर रहा था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर मेरी छोटी सी खाने की पसंद को भी नामंजूर कर दिया जाता है, तो जब मैं सचमुच थक जाऊंगी, सचमुच तकलीफ में होंगी, तो क्या इस घर में कोई मुझे पहचान पाएगा? आशा ने सोचा था कि आज सुबह की घटनाएं ही उसे थका चुकी होंगी, मगर शाम को जब दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया, तो उसे एहसास हुआ वह जिन परेशानियों को अपनी मान रही थी, वे तो अभी बस शुरू हुई थीं। कुंडी की आवाज कट से हुई। विक्रम का छोटा भाई रोहन खिलखिलाती मुस्कान के साथ अंदर आया। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि वह जल्दी आ गया, बल्कि वह लड़की थी जो उसके बगल में थी। एक जवान लड़की, जिसका चेहरा शांत था और जिसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे। उसकी आवाज हवा के झोंके जैसी हल्की थी। नमस्ते आंटी। दादी ललिता ने उस लड़की को सिर से पांव तक देखा और फिर रोहन की तरफ मुड़कर पूछा, ये कौन है? रोहन ने बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास से कहा, माँ, यह मेघना है, और हम दोनों ने आज सुबह ही कोर्ट मैरिज कर ली है। घर की सारी हवा जैसे अचानक खींच ली गई। विक्रम जमकर खड़ा रह गया। आशा का मुंह खुला रह गया, और दादी ललिता धीरे से सब्जी वाला थैला जमीन पर रखा सीधी खड़ी हो गई। उनकी आंखें चाकू की धार जितनी तेज थीं। क्या? एक बेटे ने तो दक्षिण भारत वाली बहू लाकर मेरा सिरदर्द बढ़ा दिया था, अब दूसरा भी वैसी ही, एकदम वैसी ही लड़की को ले आया। मेघना एक कदम पीछे हट गई। उसकी आवाज कांप रही थी, आंटी, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? ललिता ठंडी हंसी हंसी, जिससे रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। तुम लोगों ने इस घर को क्या समझा है? अलग अलग इलाकों के प्यार को आजमाने की जगह। आशा बगल में खड़ी थी। यह नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। वह मेघना का दर्द जानती थी कि बाहरी व्यक्ति समझे जाने पर दिल में कैसी ठंडक उतरती है, मगर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, समर्थन करने की हिम्मत नहीं कर पाई। बस मेघना को इस आंखों वाले भाव से देखा कि मैं समझती हूं और तुम्हारे साथ हूं। मेघना ने कुछ और कहने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर ललिता ने हाथ उठा दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर इसने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, तो मैं तुम्हें निकाल तो नहीं सकती, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें बहू मानूंगी। आज से तुम दोनों अपना ख्याल खुद रखो। इस घर का तुम्हारी दक्षिण की पसंद को पूरा करने का कोई फर्ज नहीं है। यह वाक्य सिर्फ मेघना को ही अवाक नहीं कर गया, बल्कि आशा को भी लगा जैसे उसे भी एक और बार मारा गया हो, क्योंकि अब वह अकेली अलग बहू नहीं थी। उसे अब दुगुने तूफानों का सामना करना था। अगर सुबह आशा को उसकी पहली इडली की वजह से नकार दिया गया था, दोपहर को उसे नापसंद सब्जी खाने के लिए मजबूर किया गया था, तो उस शाम महज एक अधूरी बात ने दादी ललिता को यह यकीन दिला दिया कि दोनों दक्षिणी बहुएं उनकी पीठ पीछे बुराई कर रही हैं। और उस पल से असली तूफान उठना शुरू हो गया। तनाव भरे रात के खाने के बाद
आशा मेघना को छत पर बने छोटे से छज्जे बालकनी पर ले आई ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। दोनों एक दूसरे के पास बैठी थीं और उनके पैर ठंडी फर्श पर धीरे धीरे झूल रहे थे। आशा ने एक लंबी सांस ली। तुम उदास मत हो, रोहन तुम्हें बहुत प्यार करता है, बस माँ थोड़ी सख्त मिजाज है। मेघना ने सिर झुका लिया। मुझे डर है कि माँ मुझसे हमेशा नफरत करेंगी। मुझे घर के रसम की खुशबू याद आती है। मुझे माँ के हाथ का खाना याद आता है। आशा उदासी भरी हंसी हंसी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर क्या करें, हमें कोशिश करनी होगी। बस माँ खुश रहें तो काफी है। मेघना ने सिर उठाकर पूछा, लेकिन क्या माँ कभी हमें पसंद करेंगी? आशा ने धीरे से कहा, शायद वह हमें पसंद नहीं करेंगी, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मैं यह नहीं चाहती कि माँ को यह लगे कि हम उन्हें पसंद नहीं करते। ठीक उसी पल छज्जे का दरवाजा खुला। दादी ललिता दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थीं। उनका चेहरा गहरे अंधेरे से भरा था और उन्होंने जो सुना वह पूरी बातचीत नहीं थी। सिर्फ आशा के वाक्य के अंतिम 3 शब्द थे, पसंद नहीं करते। उन्हें संदर्भ की जानकारी नहीं थी। उन्होंने शुरुआत नहीं सुनी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वे दोनों खुद को ही दोष दे रही थीं। सिर्फ एक हिस्सा सुना, लेकिन यह गहरा घाव देने के लिए काफी था। एक ऐसा घाव जिसे दादी ललिता ने सच्चाई मान लिया। ललिता एक कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखों में अब महज नाराजगी नहीं थी, बल्कि दर्द और गुस्सा एक साथ घुल चुके थे। महेश, उनके पति, बैठक में खड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी को रुकते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह आवाज आशा के दिल पर हथौड़े की चोट जैसी पड़ी। मेघना घबरा गई। दीदी, मुझे लगता है माँ ने कुछ गलत सुन लिया है। आशा हैरान रह गई। कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माँ को लगा कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं तो उसने अपनी सांस अंदर ही निगल ली, तो कल हमारे लिए बुरा सपना होगा। और ठीक जैसा आशा ने अंदाजा लगाया था, वह छोटी सी गलतफहमी उन सारी कोशिशों को मिट्टी में मिला देने वाली थी जो दोनों बहुओं ने इस घर में कदम रखने के बाद से अब तक की थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी आवाज नहीं होती, जिन्हें कोई नहीं देखता, जिन्हें कोई नहीं पूछता। और इस घर में आशा और मेघना दोनों ने बहू बनने के कुछ ही दिनों में एक बात सीख ली थी, अगर जीना है तो चुप रहना सीखना होगा। अगली सुबह हमेशा की तरह नाश्ता आशा ने तैयार किया। सब्जी में वही लौकी, भिंडी, आलू, मेथी थीं, वे सारी चीजें जो आशा को जरा भी पसंद नहीं थीं, मगर अब वह दूसरों के स्वाद के हिसाब से खाने की आदी हो चुकी थी। मेघना भी रसोई में मदद करने आई। अपनी भाभी को थोड़ा थका हुआ देखकर उसने धीरे से पूछा, दीदी, क्या आप ठीक हैं? आशा एक फीकी मुस्कान हंसी जो सादे पानी जैसी थी। ठीक हूं, बहू हूं ना, थकने पर भी कोशिश करनी पड़ती है। मेघना ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें नम थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जयपुर में बहू की जिंदगी केरल से इतनी अलग होगी। जब सब लोग खाने की मेज पर बैठे तो आशा ने चपाती का बस एक छोटा सा टुकड़ा लिया। मेघना ने भी ऐसा ही किया। दोनों पूरी कोशिश कर रही थीं कि कोई यह न जान पाए कि वे इस सब्जी को गले से नीचे नहीं उतार पा रही हैं। मगर विक्रम और रोहन ने यह देख लिया। वे दोनों यह कई दिनों से ध्यान दे रहे थे। जिन 2 औरतों से वे प्यार करते थे, वे दिन ब दिन कम खा रही थीं। रोहन ने पूछा, मेघना, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मेघना ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, मैं खा रही हूं। जो घर में बनता है मैं वही खाऊंगी। आशा ने भी सिर झुका लिया। माँ, मुझे आदत हो गई है, आप चिंता न करें। लेकिन ललिता ने बस हल्की सी निगाह डाली। खाओ, इस घर में आदत या गैर आदत जैसी कोई बात नहीं है, बस नियमों के हिसाब से चलो। मेज पर माहौल कोहरे की तरह घना हो गया। महेश ससुर ने एक लंबी आह भरी। वह जानते थे कि उनकी पत्नी सख्त है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी सख्ती दोनों बहुओं को इस तरह घूंट कर रख देगी। आशा ने पानी का घूंट पिया और चपाती के टुकड़े को गम की तरह निगलने की कोशिश की। मेघना ने तो बस बनावटी मुस्कान दी। उसकी आंखें चमक रही थीं, क्योंकि उसमें पानी भर आया था।
यह आंसू खाने की मिर्ची के थे या दिल के, यह वह खुद भी नहीं जानती थी। और अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने ससुराल में शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप सब कुछ सहन किया है? अगर हां, तो आशा और मेघना को यह बताने के लिए कि वे अकेली नहीं हैं, बस एक शब्द किया है या हां लिख दें। खाने के बाद दोनों बहुओं ने हमेशा की तरह मेज साफ की, लेकिन जब आशा बर्तन धो रही थी तो थकान के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। मेघना ने भाभी के कंधे पर हाथ रखा। क्या आज रात थोड़ा सा सांभर बना लें? बस थोड़ा सा, ताकि घर की याद कम आए। आशा ने अपनी देवरानी को देखा, उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। अगर मां को पता चला तो फिर से गलतफहमी हो जाएगी। वह उम्मीद चमकते ही बुझ गई। अगर रसोई वह जगह है जिसे घर में सबसे गर्मजोशी वाला होना चाहिए, तो उस रात रसोई ही वह जगह बन गई जिसने तीनों औरतों को कांप कर रख दिया। आग की गर्मी से नहीं, बल्कि एक ऐसी मां के गुस्से से जिसने अपनी बहुओं को गलतफहमी की आखिरी सीमा तक समझ लिया था। उस शाम मां और दोनों बहुएं हर रोज की तरह रात का खाना तैयार कर रही थीं। आशा सब्जियां धो रही थी, मेघना प्याज काट रही थी, ललिता चपाती बना रही थी। किसी ने कोई बात नहीं की। माहौल तने हुए तार जैसा था जो बस टूटने वाला था। आशा जितनी ज्यादा चुप रात करती है रहती, उतना ही उसे महसूस होता कि पसंद नहीं करते वाली बात दादी ललिता को एक काले साये की तरह घेरे हुए है। उसने अपनी सास की आंखों में देखा। अब वहां केवल सख्ती नहीं थी, बल्कि आहत आत्मसम्मान का भाव था। जब सब कुछ शांत लग रहा था, तभी एक छोटी सी घटना हुई। मेघना से गलती से आटे का डिब्बा फर्श पर गिर गया। ठीक उसी वक्त जब ललिता मुड़ी, एक जोरदार आवाज धप्प हुई। आटा चारों तरफ बिखर गया, जिससे पूरा फर्श सफेद हो गया। और यह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। ललिता ने अपने हाथ में पकड़े करछी को कसकर पकड़ा। उनकी आवाज स्टील जितनी ठंडी थी। वाह, क्या बात है! अब तो इस घर को ही तोड़कर खत्म कर दो। जब से तुम दोनों यहां आई हो, रसोई में एक दिन भी शांति नहीं मिली। मेघना इतनी डर गई कि वह बस झुककर सामान उठाने लगी। आशा दौड़कर मदद के लिए आई, लेकिन जितना साफ करने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा फैलता गया। रोहन कमरे से भागा आया। अम्मा, बस आटे का डिब्बा गिरा है बस। ललिता तेजी से मुड़ गईं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आटे के डिब्बे से नाराज हूं? मैं व्यवहार से नाराज हूं। मैं इस बात से नाराज हूं कि तुम दोनों दक्षिण वाली लड़कियां मेरी पीठ पीछे नफरत करती हो। आशा सन्न रह गई। मेघना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मां, ऐसा नहीं है, नाटक मत करो। ललिता इतनी जोर से चिल्लाएं कि पूरे घर में खामोशी छा गई। 1 मिनट के लिए सन्नाटा पसर गया। आशा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भराई हुई थी। अगर मां, आपने उस दिन पूरी बात सुनी होती तो आपको पता होता कि हम आपसे जरा भी नफरत नहीं करते। मगर ललिता मुंह फेर चुकी थीं। वह सुनना नहीं चाहती थीं, या शायद सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। माहौल इतना दम घोंटने वाला था कि रोहन भी पीछे हट गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आशा ने मेघना को देखा, जो पूरी तरह कांप रही थी, फिर अपनी सास को देखा। उस पल में उसे लगा जैसे यह परिवार 2 हिस्सों में बंट रहा है। और अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो मुझे सच सच बताएं, आपके अनुसार सबसे ज्यादा दुखी कौन है, सास या दोनों बहुएं? अपनी राय बताने के लिए बस एक शब्द मां या बहू लिखें, ताकि मैं देख सकूं कि आपका दिल किसकी तरफ झुका है। उस रात खाना रोज से देर से मेज पर रखा गया। किसी ने बात नहीं की। चपातियां धीरे धीरे ठंडी हो गईं, सब्जी भी ठंडी हो गई, ठीक उसी तरह जैसे यह पूरा घर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। कुछ सच्चाइयां घर के लोगों से नहीं आती, न ही उस इंसान से आती हैं जिसे हम प्यार करते हैं, और न ही उस इंसान से जिसे हम सुनना चाहते हैं, बल्कि वे आती हैं एक ऐसे बाहरी व्यक्ति से जिसने सब कुछ देखा है। उस रात वह व्यक्ति सामने आया, और सिर्फ एक वाक्य ने उस सारी गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया जिसे सास इतने दिनों से अपने दिल में थामे हुए थीं। उस भारी भरकम रात के खाने के बाद
ललिता ने शॉल लिया और सीधा गलियारे कॉरिडोर में चली गईं। जैसे अगर वह घर के अंदर 1 मिनट और रुकीं तो फट पड़ेंगी। आशा और मेघना बस रसोई में चुपचाप बैठी रहीं, थकान और उदासी से उनकी आंखें धुंधली थीं। रोहन माँ के पीछे भागने वाला था, लेकिन आशा ने सिर हिला दिया। माँ को अकेला छोड़ दो, इस समय कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। मगर एक दूसरा शख्स था जिसने यह सब देखा। कपूर आंटी, जो नीचे के फ्लोर पर रहती थीं और कपड़े सुखा रही थीं, ललिता को उतरते हुए देखकर चौंक गईं, जिनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली हो। ललिता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ललिता ने अपनी आवाज को रोकने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, बस जब से मेरी दोनों दक्षिण भारत वाली बहुएं घर में आई हैं, तब से सब कुछ उलट पुलट हो गया है। कपूर आंटी ने भौहें चढ़ाईं। उलट पुलट? मैंने तो देखा है कि वे बहुत संस्कारी हैं। ललिता फीकी हंसी हंसी। आप घर के अंदर नहीं हैं, आप नहीं समझेंगी। मैंने तो यह भी सुना है कि वे दोनों मुझे पसंद नहीं करती। उस पल कपूर आंटी जड़ हो गईं। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आपने पूरी बात सुनी थी या सिर्फ आधा वाक्य? ललिता ठिठक गईं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। कपूर आंटी ने तुरंत बताना शुरू किया। परसों शाम मैं नीचे अपने छज्जे पर पौधों को पानी दे रही थी। मैंने साफ साफ सुना था, आपकी दोनों बहुएं खुद को कोस रही थीं। उन्होंने कहा था, हम यह नहीं चाहते कि माँ को यह लगे कि हम उन्हें पसंद नहीं करते। आशा ने तो यहां तक कहा था, बस माँ खुश रहें तो काफी है। ललिता की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके होंठ कांपने लगे। तुम्हें यकीन है? कल के सूरज जितना यकीन है, वे दोनों आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपको गलतफहमी हो गई है। ललिता जड़ खड़ी रह गईं। उनकी मुट्ठी रेलिंग पर इतनी जोर से कसी थी कि हाथ सफेद पड़ गए थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी ने चीर दिया हो। उसी पल उन्हें एहसास हुआ, इतने दिनों से वह गलत इंसान को दोष दे रही थीं। वह एक वाक्य की वजह से दुखी थीं, मगर वह वाक्य कभी उनके लिए था ही नहीं। और दोनों बहुएं उनके कहे गए हजारों सच्चे शब्दों से दुखी थीं। कपूर आंटी ने ललिता के कंधे पर हाथ रखा। घर जाओ, अपनी बहुओं से बात करो। वे तुमसे ज्यादा तकलीफ में हैं जितना तुम सोचती हो। ललिता ने घूंट भरा। कई सालों में पहली बार उन्हें पछतावा महसूस हुआ, एक ऐसा कड़वा पछतावा जिसने उनकी आंखों को नम कर दिया। और वह जानती थीं, कल सुबह सब कुछ बदलना होगा। वह अपनी गलतफहमी को अब अपनी बहुओं के दिल तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती थीं। जब सूरज उगा, तब भी पूरा घर गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। किसी ने किसी से बात नहीं की। लेकिन ठीक उसी समय, जब आशा और मेघना ने सोचा कि आज का दिन भी हर रोज जैसा होगा, एक ऐसी घटना घटी जो इस घर में पहले कभी नहीं हुई थी। आशा अपनी आदत के अनुसार सुबह 5 बजे उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। वह रोज की तरह सब्जी बनाने वाली थी, मगर जब उसने बत्ती जलाई तो वह ठिठक कर खड़ी रह गई। गैस चूल्हे पर सांभर का एक बर्तन धीरे धीरे उबल रहा था। करी पत्ते की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। बगल में सफेद और नरम इडली की एक प्लेट रखी थी, जो अभी भी गर्म थी। डोसे का घोल मिक्सी में बारीक कर पिसा हुआ था, और नारियल के तेल की बोतल, जिसे ललिता ने कभी बुरा कहा था, मेज पर सलीके से रखी थी। आशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी सिसकी की आवाज बाहर न आ जाए। मेघना भी दौड़कर अंदर आई। वह इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से बात नहीं निकली। दीदी, यह सब किसने बनाया है? आशा ने अधूरी सांस में जवाब दिया। ये मत कहना कि मैं सपना देख रही हूं। ठीक उसी पल ललिता रसोई के कोने से बाहर आई। न कोई चिड़चिड़ापन था, न कोई डांट फटकार, न बाहें मोड़ी थीं और न ही तेवरी चढ़ी थी। वह बस वहां खड़ी थी। उनके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, शॉल जल्दी से बांधा हुआ था और उनकी आंखें असमंजस से भरी थीं। आशा और मेघना ने तुरंत सिर झुका लिया। उन्हें डर था कि मां अभी भी नाराज होंगी। लेकिन ललिता आगे बढ़ी। उन्होंने अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर हल्के से रखे। मैं माफी मांगना नहीं जानती। उनकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे कोई पहली बार चलना सीख रहा हो। लेकिन मैं खाना बनाना जानती हूं, और ये मेरा तरीका है ये बताने का कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। आशा रो पड़ी। मेघना भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अम्मा,
हमने कभी आपकी बुराई नहीं की, मुझे पता है। ललिता ने धीरे से उनके आंसू पोंछे। मुझे कपूर आंटी ने सब बता दिया। एक पल का सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा असुविधा का नहीं, बल्कि गर्मजोशी का था, जो गला रुंध रहा था। ललिता ने बात जारी रखी। इस घर के बहुत नियम है, लेकिन मैं भूल गई थी, बहुओं का भी दिल होता है। आज से हमारे घर में सब्जी और सांभर दोनों बनेंगे, चपाती और इडली दोनों बनेंगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का खाना बनेगा। आशा ने सास का हाथ कसकर पकड़ा। अम्मा, हम वादा करते हैं कि हम आपका हमेशा सम्मान करेंगे। मेघना ने भी सिर झुकाया। और हम आपकी तरह अच्छी सब्जी बनाना सीखेंगे। ललिता खिलखिलाकर हंसी। यह उनकी पहली दिल से निकली हंसी थी। ठीक है, लेकिन यह मत समझना कि मैं अब सख्ती छोड़ दूंगी। सख्ती का मतलब प्यार है। रसोई में हंसी की आवाज गूंज उठी, जो हल्की थी, गर्म थी और उम्मीदों से भरी थी। उस दिन जब से दोनों बहुओं ने इस मध्यम वर्गीय घर में कदम रखा था, यह पहली बार था जब पूरे परिवार ने मिलकर सचमुच पारिवारिक भोजन किया। मेज पर चपाती, सब्जी, सांभर, इडली, डोसा सब कुछ ऐसे घुलमिल गए थे जैसे वे दिल जो अभी अभी एक दूसरे को फिर से पा सके थे। आशा ने अपनी सास को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। मेघना ने रोहन के कंधे पर हल्का सा सहारा लिया, जैसे उसके दिल से चिंता का पहाड़ उतर गया हो। और ललिता, वह महिला जिसे लगता था कि वह कभी नहीं बदलेंगी, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बोली, घर वह जगह नहीं है जहां किसी को किसी और जैसा बनने के लिए मजबूर किया जाए। घर वह जगह है जहां हर कोई एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्यार करना सीखता है। बाहर जयपुर अभी भी शोरगुल वाला था, लेकिन इस छोटे से अपार्टमेंट में पहली बार शांति हर इंसान को छू गई। और आप किस तरह की सास बहू के रिश्ते से जुड़े हैं? क्या आपने कभी आशा, मेघना या ललिता जैसा महसूस किया है? उस एक किरदार का नाम बताइए जिसके साथ आप सबसे ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। हो सकता है आपकी कहानी किसी को कम अकेला महसूस करने में मदद करे।